चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फोकस मोड में ऑन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आज है लेक्चर नंबर 17। पिछले क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट हम आपको करा दिए थे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 17 है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी टॉपिक। क्या पढ़ेंगे बोलो? परसेंटेज प्योरिटी। चलिए लिखिएगा, ये क्वेश्चन ही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, टॉपिक कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन में तो क्वेश्चन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट टाइप का ही टॉपिक है। इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is 60% pure, find moles of CO2 produced on dissociation of 10 mole sample। नोट्स बनाते चलिएगा सब लोग साथ में, ठीक है ना, ज़्यादा वक्त लेना नहीं है आप लोग को। क्वेश्चन है, इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 60% प्योर। कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल दे दिया है, क्या बोला है बताइए? 60% प्योर है। फाइंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ 10 मोल सैंपल। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट 10 मोल आपको दे रखा है और इसका डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जा रहा है। क्लास 10th में आप ये रिएक्शन पढ़े थे, याद है? ये 10th में आप रिएक्शन पढ़े थे। अच्छा, बैलेंस कर दे क्या? पहले बैलेंस करना बहुत कंपलसरी है। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है, इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 60% प्योर, मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो 10 मोल दिया है, इसमें से 60% ही प्योर है। तो 10 का 60% क्या होगा बोलो? अरे 10 का 60% कितना आ गया? 0 से 0 इतना, कितना आ गया बोलो? 6 मोल। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का 6 मोल क्या है बोलो? 6 मोल ही प्योर है, समझे? वही है क्वेश्चन। इन ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 60% बस प्योर है। इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 60% प्योर, फाइंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस। CO2 कितना मोल प्रोड्यूस होगा ऑन डिसोसिएशन ऑफ 10 मोल सैंपल। 10 मोल सैंपल को तोड़ेंगे तब, ठीक है। 10 मोल को तोड़ेंगे कितना परसेंट चेक कर लेते हैं। मतलब 10 मोल जो दिया गया उसका बस 6 मोल ही प्योर है। भाई रिएक्शन में कौन सा चीज़ जाएगा जो प्योर होगा? ये 10 मोल रिएक्शन में नहीं जाएगा, ये 10 मोल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, समझ गया ना। ये 10 मोल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। रिएक्शन में क्या पार्ट लिया? 6 मोल, राइट। रिएक्शन में क्या पार्ट लेगा बोलो? 6 मोल। ये जो 6 मोल आया ना, ये काटने के बाद 6 आया, तो 6 मोल बस प्योर है, यही रिएक्शन में जाएगा। तो अब बोल रहा है कि फाइंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। CO2 कितना मोल प्रोड्यूस होगा बोलो? 6 मोल हो गया आंसर, समझ गया ना। ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मतलब आप सीधा समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जो सैंपल आप देखते हैं, सैंपल में कोई चीज़ प्योर होगा, इम्प्योर होगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल था, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या बोल रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्योर है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्योर है? 60% ऑफ 10 मोल। तो वही तो हम निकाले थे अभी, 60 इंटू 10/100, ठीक है ना। कितना आ गया था? 6 मोल, 6 मोल आया था, समझ गया ना। तो ये डायरेक्ट निकाल के बता दिए, थोड़ा सा बता दिए। तो कोई भी सैंपल में प्योर चीज़ भी होगा, इम्प्योर भी होगा। तो रिएक्शन में कौन सा चीज़ जाएगा बोलो? ऑब्वियसली प्योर चीज़ जाएगा, कचरा थोड़ी रिएक्शन में जाएगा भाई, समझ गया ना। तो कचरा कभी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, समझ गया ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, आराम से बनाते चलिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ आया?
बालक बताइए, समझ आया? यस सर। गुड। और माही आपको आ गया ये? हेलो हेलो, माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या आपका? यस आ गया। आ गया। फ़ोन अगर हैंग होता है तो स्टोरेज खाली कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने आप काम करने लगेगा। जो भी फालतू ऐप्स है सब डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है ना। अरे रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है? प्योर, इम्प्योर चीज नहीं जाएगा रिएक्शन में, समझ गया ना। क्वेश्चन है, इफ ए सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 इज 20% प्योर। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कितना परसेंट प्योर है? बस 20%, समझ गया ना। तो MgCO3 कितना परसेंट प्योर है बोलो? 20% बस प्योर है, ठीक है ना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट STP ऑन डिसोसिएशन ऑफ 20 मोल सैंपल। सैंपल कितना दिया बोलो? 20 मोल दिया है, समझ गया ना। मतलब ये कितना दिया है? 20 मोल दिए रखा है, ठीक है ना। तो ये अगर इसको आप डिसोसिएट करवाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकाल देता है, समझ गया ना। जैसा पिछला रिएक्शन है वैसा ही अभी है, ठीक है। चलिए अब हम पूछते हैं आपसे, क्या बोला है? 20% प्योर है, 20 मोल का, 20 मोल दे रखा है, उसका 20% प्योर है। कितना आएगा? 20/100 इंटू 20, कितना आ गया? 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 4 मोल आ गया, समझ गया ना। क्या ये 10 मोल रिएक्शन में जाएगा बोलो? क्या ये 10 मोल जाएगा रिएक्शन में? नहीं। कितना मोल जाएगा रिएक्शन में बोलो? अभी हम निकाले हैं 4 मोल। आप लोग बोलते रहिएगा ना तो याद हो जाएगा, समझ गया ना। 4 मोल बस रिएक्शन में जाएगा, ठीक है ना। पूछ रहा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो कितना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस होगा? देखो 1 मोल से ये 1 मोल बना, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस ही है। 1 मोल से ये 1 मोल बना, ठीक है। तो क्या होगा? 4 मोल से कितना बनेगा? 4 मोल। तो 4 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम 4 इंटू 22.4 ना आ गया 89.6 लीटर। लिखिएगा, इफ 20 मोल sample of MgCO3 is heated, 22.4 liters CO2 gas at STP is produced. Find percentage purity of sample. ठीक है ना। बहुत सिंपल है भाई, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिएगा, खाली बस आपको रिएक्शन थोड़ा लिखने आना चाहिए। इफ 20 मोल सैंपल ऑफ MgCO3 इज हीटेड, ठीक है ना, MgCO3 का सैंपल है, ठीक है, दिया कितना है? 20 मोल है, इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या चीज़ में टूटेगा? MgO प्लस CO2 में टूटेगा। इफ 20 मोल सैंपल ऑफ MgCO3 इज हीटेड, 22.4 लीटर CO2 कितना है? 22.4 लीटर CO2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया ना। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज प्योरिटी, समझ गया ना। क्या पूछ रहा है बोलो? पूछ रहा है परसेंटेज प्योरिटी बताओ। प्योरिटी मतलब जानते हैं ना क्या होगा बोलो? कोई भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज प्योरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? प्योर बाई टोटल इंटू 100, प्योर बाई टोटल इंटू 100, समझ गया ना, ऐसे निकालेंगे। देखते हैं, चलिए।
हो गया डन? यस सर, हो गया ना? यहाँ तक लिख लिया ना? अब सुनिएगा, देखिए क्या बोला है, देखो इधर बोला है कि 22.4 लीटर CO2 है। 22.4 लीटर में कितना मोल होगा बताइए तो? अरे भाई कितना मोल में 22.4 लीटर होता है? क्या होगा? 1 मोल। अरे 1 मोल नहीं होगा? अरे मोल कैसे निकालते थे? गिवन अपॉन 22.4 कितना आएगा बोलो? 1 मोल आएगा। गड़बड़ा देते हैं आप लोग दर्द। कितना मोल आएगा? देखो 1 मोल। देखो अच्छा अब एक बात बताना, देखो क्या है क्वेश्चन में, इफ 20 मोल सैंपल ऑफ MgCO3 इज हीटेड 22.4 लीटर CO2 गैस इज प्रोड्यूस। 20 मोल को गर्म कर रहे हैं, इतना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, इतना लीटर गैस प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 1 मोल गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा देखो एक से एक बन रहा है, तो इधर 1 मोल है, तो ये कितना मोल एक्चुअल में प्योर होगा भाई? अरे प्योर बस 1 ही मोल होगा। देखो 1 मोल से कितना पे आ गया? देखो इधर 1 मोल अगर ये है तो ये भी 1 ही मोल होगा। समझ गया ना? कितना होगा बोलो? 1 ही मोल होगा। मतलब ये जो 20 मोल दिख रहा है ये नहीं होगा। 20 मोल में से 19 मोल कचरा है। समझ गया ना? ठीक है, बस 1 मोल क्या है बोलो? प्योर है इसमें। तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? प्योर बाय टोटल इंटू 100। तो प्योर कितना है? 1। टोटल कितना है? टोटल मोल 20 इंटू 100 कितना आ गया बोलो? 5%। ठीक है आंसर। सर ये जो 20 मोल के बाद 1 मोल लिखे हैं वो वाला स्टेप फिर से थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ देखिए हाँ वही बता रहे हैं। देखो 1 मोल से ये 1 मोल बना CO2, 1 मोल MgCO3 को हीट किया तो 1 मोल CO2 बना। ठीक है ना? अब बोल रहा है कि 22.4 लीटर CO2 क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो 22.4 लीटर को मोल में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा? 22.4 बाई 22.4 1 आ गया। मतलब कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल। देखो 1 से 1 बन रहा है, अगर ये 1 बना, 1 ही मोल बना, तो ये 1 ही मोल पक्का खर्चा हुआ होगा। 1 मोल खर्चा हुआ होगा मतलब 1 ही मोल प्योर रहा होगा, तभी 1 मोल खर्चा हुआ, मतलब 19 मोल कचरा रहा होगा जरूर। समझे? तो प्योर बस 1 ही मोल है, 19 मोल कचरा है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलेंगे? प्योर बाई टोटल इंटू 100। प्योर 1 है कितना में? 20 में, 1/20 इंटू 100। अगर हम बोलेंगे कि इम्प्योर का परसेंटेज बताओ तो क्या होगा? 19 इम्प्योर है, 20 में से 1 ही प्योर है, तो 19 इम्प्योर हो गया, तो क्या होगा? 19/20 इंटू 100। समझ गए? यस सर। बालक बताइए कोई डाउट इसमें? नहीं ना? नहीं सर। ठीक है चलिए सही। क्लास सब लोग जरूर प्रेजेंट रहिएगा, क्लास जरूर कीजिएगा, समझे ना? कोई भी कारण रहे क्लास कोशिश कीजिएगा कि कर ही ले। समझ गया ना? रिकॉर्डिंग में नहीं बच्चा पढ़ पाता, हमको पता अच्छे से। समझ गया ना? अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा क्लास। समझ गया ना? क्योंकि बच्चा 1-2 घंटा कहाँ बर्बाद कर लेता है उसको खुद भी नहीं पता होता है। तो देखिए इफ़ 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम CO2 gas on heating, find परसेंटेज प्योरिटी। चलिए ये क्वेश्चन एक बार हम समझ लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम CO2 गैस ऑन हीटिंग। देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या देगा बोलो? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, रुक जा। इफ 10 ग्राम सैंपल दे दिया है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम CO2। CO2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? अरे CO2 का दिया है 2.2 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना? समझ गया ना? 2.2 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा तो एक बात बताइएगा, तो ये कितना मोल आएगा थोड़ा बताओ तो? 2.2 ग्राम CO2 बन रहा है। देखो 1 से
एक बनेगा, समझ गया ना। तो 2.2 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट कर, ठीक है ना। ये मास दिया है तो मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे बोलो, 44 से कर देते हैं, 44 से कर दिए तो कितना आएगा डिवाइड करने पर, देखो इधर 0.2 रहा, नीचे कितना आएगा 20, 0.2 रहा, 20 बार में कट गया, कितना आ गया बोलो 1/20, ठीक है ना। क्या है बोलो 1/20, मतलब कितना है 0.05%, ठीक है ना, सॉरी मोल, 2.2 ग्राम नहीं 1 सेकेंड डाले तो 0.05 मोल, ठीक है ना। तो इफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम्स CO2 गैस ऑन हीटिंग, तो देखो CO2 कितना मोल निकल रहा है बोलो 0.05, देखो ये 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल प्योर रहा होगा बोलो, ऑब्वियसली कितना मोल प्योर रहा होगा, हम ये पूछते हैं, जितना बना भाई उतना ही तो प्योर रहा होगा, 0.05 मोल प्योर रहा होगा, या कह दो तो 1/20 मोल क्या रहा होगा बोलो, ये प्योर है, ये क्या है बोलो प्योर, इसमें कोई भी कचरा नहीं है, ये एक्चुअल में रिएक्शन में पार्ट लिया है, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सुनिएगा, देखो इधर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम CO2 गैस ऑन हीटिंग, ठीक है, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। चलिए थोड़ा सा अब इसको समझने का हम कोशिश करते हैं, चलो बताओ तो। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, याद करवाए थे, याद है किसी को 100, अरे देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा बता, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा बोलो 100 ग्राम, अरे 100 होता है ना, याद नहीं है, भूल गए, देखो इधर सब भूल गए चलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसके आसपास कहीं लिखवाए थे, मोलर मास जहाँ लिखवाए थे ना वहाँ लिखवाए होंगे, यहाँ देखिए 100 कैल्शियम कार्बोनेट ही है ना, हाँ 100, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है, कोई बात नहीं याद है तो धीरे धीरे याद होगा, ठीक है ना। तो 100 ग्राम क्या है बोलो कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम, 1 मोल का मास कितना होता है 100 ग्राम होता है, हाँ सर, तो कितना मोल दिया है 1/20 मोल है, तो 1/20 मोल का मास कितना होगा बोलो 5 ग्राम, देखो इधर गौर से देखो, अब समझने का कोशिश कर, देख समझने का कोशिश कर, 5 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में रिएक्शन किया, कितना ग्राम 5 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन किया, पूछ क्या रहा है फाइंड परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकल जाएगा बोलो, प्योर बाय टोटल इंटू 100, तो प्योर कितना है 5 और टोटल कितना है, देखो 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था जिसमें 5 ग्राम प्योर है, समझे, तो क्या होता है बोलो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला भी बताया था, प्योर बाय टोटल इंटू 100, तो कितना आ गया बोलो 5%, समझ आया, 5 या कुछ और 50 आएगा ना, 50 होगा, 50, ठीक है, चलिए समझ गया ना, बताइए बालक कोई डाउट है, समझ आया, बहुत भारी टॉपिक नहीं है, समझ गया ना, थोड़ा अगर बच्चा दिमाग पे जोर डालेगा जरूर समझ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 20% प्योर, ठीक है, ऑन हीटिंग, माही ये क्वेश्चन समझी हो बताना तो, यस सर, चलिए गुड, बालक आपको समझ आया, जी सर आ गए, चलिए गुड,
उसको तो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं। देखिएगा, क्वेश्चन है इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 20% प्योर, कितना परसेंट प्योर है बोलो? इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 20% प्योर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्योर है बोलो? 20% प्योर है, ठीक है। ऑन हीटिंग 20 ग्राम ऑफ दिस सैंपल, कितना ग्राम सैंपल का गर्म कर रहे हैं हम लोग? 20 ग्राम, इतना हम गर्म कर रहे हैं। प्योर कितना है बोलो? 20% है 20 ग्राम का, मतलब प्योर कितना ग्राम है ये बताना है आपको। 20/100 इंटू 20, 0 से 0 गया, हो गया, आ गया 4%, 4 ग्राम। हाँ, मतलब 20 ग्राम में से बस 4 ग्राम जाएगा रिएक्शन में। ये 20 ग्राम बस मुंह देखने के लिए है, समझ गया ना? ये रिएक्शन में नहीं जाएगा। जैसे इधर हुआ था ना 20 मोल नहीं गया था, इधर भी 20 मोल नहीं गया था, तो वैसे ही 20 ग्राम मुंह देखने के लिए 4 ग्राम बस जाएगा रिएक्शन में, समझ गया? तो इसका मोल बताओ तो कितना आएगा? 4/100, 100 इसका मास होता है ना, ठीक है। तो अब जो हम पूछते हैं बताइए, इफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 20% प्योर, देख लिया, ऑन हीटिंग 20 ग्राम ऑफ दिस सैंपल, कैलकुलेट प्रोड्यूस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोल बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा? देखो इधर, इसका मोल अगर 1 है तो इसका भी 1 है, ठीक है, 1 है तो इसका भी 1 है, तो इसका 4/10 है, तो इसका भी मोल क्या आ जाएगा बोलो? 4/100 है ना, तो 4/100 आ जाएगा, ठीक है। तो मास कैसे निकल जाएगा बोलो? 1 मोल का मास कितना है? 100 ग्राम, सॉरी 56 है ना, इसका 100 होता है ना, हाँ। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना? 56 ग्राम लिखवाए हुए हैं पीछे, ठीक है। तो 4/100 मोल का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, कितना मास आ गया बता? 25 चौक 100, ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 4 50 आ गया, 400, ठीक है, 2.24 ग्राम। समझ आया सबको ये टॉपिक? क्या ये टॉपिक भारी था? नहीं ना था? हो गया खत्म ये टॉपिक। अगर आप लोग को इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा ना, तो आपको क्लास 12th का एक चैप्टर होता है सॉल्यूशन, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ गया ना? आपको टोटल चीज़ समझ में आएगा अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़िएगा तो सॉल्यूशन जैसे क्लास 12th का पढ़ाया जाएगा, पहला ही चैप्टर वो होगा, ठीक है ना? पहला या पहले सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा, नहीं तो काइनेटिक्स। आप माथा पीटिएगा लिटरली, हम सही बता रहे हैं, अगर ये चैप्टर नहीं आता हुआ तो सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आएगा ना सॉल्यूशन समझना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ गया? तो 11th स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका फाउंडेशन बनेगा, समझ गया ना? समझिए, अगर आपका 11th बहुत अच्छा रह गया ना, 12th में दिक्कत नहीं होगा। बच्चा का पूरा रिजल्ट 11th पर ही टिका होता है, समझ गया ना? 11th अगर बच्चा संभाल लिया तो हो गया, अगर ये गया तो हो गया, पूरा ज़िंदगी समझिए नर्क बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जेई निकलने के बाद, नीट निकलने के बाद ज़िंदगी आसान होता है, बिल्कुल नहीं आसान होता है, लेकिन समझ रहा है ना, औरों के तुलना में तो आपका ज़िंदगी ज़रूर आसान हो जाएगा, और बच्चा के तुलना में, समझ गया ना? आसान तो किसी का लाइफ नहीं है, लेकिन और बच्चा के तुलना में, समझ गया ना, सही रहेगा। अब ये नहीं कहिएगा कि सर पैकेज नहीं मिलता है, जॉब नहीं लगता है, ठीक है ना? कॉलेज में जाके भाई पढ़ता कौन है बात ये भी है ना, कॉलेज में जो 24 घंटा सिगरेट फूकेगा तो कहाँ से जॉब लगेगा चलिए कॉपी कर लिए ना?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बताइए यहाँ तक कॉपी कर लिए माही, हो गया कॉपी? शुरू करें न्यू टॉपिक, हो गया ना बालक, यहाँ तक कॉपी हुआ? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, अब न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए अभी आप जितना मेहनत कीजिएगा ना उतना आपको आगे फ़ायदा मिलेगा, समझ गया ना, सही बताते हैं। जितना आप अभी मेहनत कीजिएगा, अगर आप 11th में मेहनत कर लीजिएगा 12th में फ़ायदा मिलेगा, 12th में आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप कॉलेज में मेहनत कीजिएगा, कॉलेज टाइम में मेहनत कीजिएगा, आपको ज़िंदगी में आगे कभी दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना। फाइनेंशियली ज़रूर आप फ्री रहिएगा, समझ गया ना, ठीक है ना। फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्यूचर में, लेकिन आप कॉलेज में अगर मस्ती कर लिए तो गए समझ गया ना। मान लो कोई बच्चा नीट ही निकाल लिया, कॉलेज में पढ़ाई नहीं, ठीक है ना, गया, ठीक है, IIT ही निकाल के गया, नहीं पढ़ा, तो उसका जॉब थोड़ी लगेगा लग भी जाएगा तो दिक्कत होगा, ग्रोथ नहीं होगा उसका। मेंस ही निकाल लिया, समझ गया ना। आज जो कॉलेज में मेहनत करता रह गया कंसिस्टेंट लेवल पे, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया वो सफल हो जाता है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा, तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा रहा है, ठीक है ना, खत्म होने वाला चैप्टर है। तो पहला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब सेकेंड लास्ट टॉपिक ये मान लीजिए, ठीक है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आप 9th में भी पढ़े थे, क्या बताए थे, मास को हम नहीं बना सकते ना ही तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए जो भी फालतू चीज़ सब है ना, वो सब अभी हम नहीं बताएंगे आपको। फालतू चीज़ मतलब होता है ना, जैसे कुछ भी अनसंट एक्सेप्शन आ गया तो वो सब बता के कंफ्यूज कर देना, वो सब हम नहीं करेंगे आपको। 12th में जब पढ़ाएंगे चैप्टर सब तब वहाँ पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी आप पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, समझ गया ना। फालतू का चीज़ यहाँ पे नहीं बता के आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। आराम से बस आपको पढ़ते जाना है। देखिए मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम बर्बाद कर सकते हैं, या इवन फेज चेंज। फेज चेंज मतलब समझते हैं ना, फेज चेंज मतलब होता है सॉलिड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड, गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा सब तो पता ही होगा। बर्फ़ ले लो, बर्फ़ को पिघला दो, लिक्विड बन गया, लिक्विड को क्या करो, बोलो हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, समझ गया ना। तो उस दौरान भी मास ना बनेगा ना बर्बाद होगा, सही सुन रहे हैं आप। इस धरती पे आप मास ना बना सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं। क्या आदमी मरता है तो उसका बॉडी, क्या आदमी जब मर जाता है, जब जला दिया जाता है तो क्या उसका मास कम जाता है? नहीं, जितना आपके बॉडी में वजन रहेगा ना सारा चीज़ मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं तो वो गैस बन के हवा में उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आदमी का मरने के बाद मास कमता है, ये सब नहीं होता है, समझ गया ना। जो भी आपके बॉडी में रहेगा सब मिट्टी में मिल जाएगा, समझ गया ना, मिनरल्स फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट है, उस टाइम भी मास कम नहीं होगा अगर पूरा आपका राख उख सब कैलकुलेट कर दिया जाए, आपका नहीं मतलब जो मरेगा उसका, ठीक है ना, तो उतना ही निकलेगा, समझ गया ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो मास का नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो द टोटल मास इन ए केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल मास केमिकल रिएक्शन शुरू होने से पहले और बाद में दोनों बराबर होगा। इन अदर वर्ड द टोटल मास इन ए केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज रिमेन कांस्टेंट, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। वो सब आगे लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। ये लॉ का बस एक एक्सेप्शन है, हल्का बता देते हैं, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो लॉ है ना, ये एक जगह बस फेल होता है, समझ गया ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब जानते हैं ना, एटम बम पटक दिए कहीं पे तो वहाँ पे लॉ फेल हो जाएगा, वहाँ पे अपने आप मास बनता है, समझ गया ना। E=mc² वाला कॉन्सेप्ट लगता है, वो कहाँ लगेगा वो सब आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, तो अभी फालतू का कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख लीजिए,
दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ गया ना? न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब समझते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सब जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। मतलब यूरेनियम को जब डिग्रेड करवाते हैं तो वो वाला रिएक्शन, ठीक है ना। फ्यूजन फिशन ये सब होता है उसके अंदर, ठीक है। वो सब आगे पढ़िएगा, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। हो गया? लिख लिए? बालक नोट कर लिए? यस सर। हो गया, चलिए गुड। माही लिख ली? यस सर। चलिए सही है। होमवर्क जो देते हैं वो ज़रूर बना कर लाइएगा, समझ गया ना? घर पे ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना, तभी फ़ायदा होगा। होमवर्क नहीं कीजिएगा तो फिर कॉन्सेप्ट आपका कमज़ोर रह जाएगा। चले देखिए, अब इसका कुछ केस हम देख लेते हैं। केस 1 देखिएगा, पहला है, ठीक है ना। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 हैवर्ट्स प्रोसेस, ठीक है ना, याद है? कितना मास होगा? 14 दूनी 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2, 3 2 जा कितना हो गया बोलो? 6 ग्राम। इसका कितना होगा? नाइट्रोजन 14, 14 3 17, 17 और 2 मॉलिक्यूल है, कितना हो गया? 34। क्या देखो तो ये सही आ गया, देखो सही है। मतलब क्या हुआ देखो इधर, 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम बराबर 34 ग्राम, राइट। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर है। इसमें क्या हुआ बताइए? रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में बन गया। केस 2 देखिए, केस 2 देखिएगा। एक सेकेंड, कट गया क्या? हो गया आगे? चलिए देखिएगा केस 2। मान लो ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट है। इफ सम रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर रिएक्शन, देखिए रिएक्शन के बाद अगर कुछ रिएक्टेंट बच जाता है तब वो वाला केस देख लेते हैं। जैसे देखो, मान लो वही रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। मान लेते हैं ये 28 ग्राम है, ये मान ले कुछ भी मान ले, 10 ग्राम मान ले, 10 ग्राम मान ले,
और ये मान ले 34 ग्राम। अब देखिएगा आप लोचा होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे मोल निकालते हैं, गिवन मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, सॉरी मोलर मास 1। यहाँ मोल कैसे निकलेगा बोलो, गिवन मास अपॉन हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, तो 5 मोल आ गया, ठीक है ना। कितना मोल आ गया बोलो, 5 मोल आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, तो 2 मोल ये बनता है। 1 3 से रिएक्ट करता है, यहाँ 1 मोल दिया है और यहाँ 5 दे दिया। 1 3 से रिएक्ट करता है तो 1 5 से रिएक्ट कर गया, मतलब ये क्या है बोलो, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, समझ गया ना। मतलब क्या होगा देखो, इधर कितना खर्चा होगा देखो, अरे 1 से 3 होता है तो 1 से कितना होगा 3 होगा, तो 2 मोल खर्चा नहीं होगा, समझ गया ना। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बोलो, 2 होगा, समझ गया ना। क्लियर है, तो रिमेनिंग मोल्स हाइड्रोजन का क्या होगा बोलो, 2 होगा, समझ गया ना, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर नहीं हुआ, 28 + 10 38 = 34, कैसे होगा, नहीं हुआ। देखते हैं हम लोग, बेचैन ना हो। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर क्या होगा बोलो, मास ऑफ प्रोडक्ट, यही ना होता है भाई, यही होता है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितना, 28 + 10 कितना हो गया बोलो, 38 ग्राम। अब प्रोडक्ट कितना है बोलो, 34 ग्राम है। सर यहाँ तो हुआ ही नहीं बराबर, अरे भाई यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन बचा हुआ है, देखो रिमेनिंग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो 2 मोल का मास कितना ग्राम होगा, 2 मोल का मास कितना ग्राम होगा बोलो, 2 मोल का मास कितना ग्राम होगा हाइड्रोजन का, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन है ना भाई, बोलो। तो अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, 34 ग्राम ये है और 4 ग्राम हाइड्रोजन बच गया है। 4 ग्राम हाइड्रोजन क्या है बोलो, अरे 4 ग्राम हाइड्रोजन बचा हुआ है, 34 + 4, तो मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस क्या लिखना होगा आपको यहाँ पे, रिमेनिंग जो मास है वो भी लिखो, रिमेनिंग मास ऑफ क्या चीज़ बोलो, रिमेनिंग मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट का रिमेनिंग मास कितना है 4, तो कितना हो गया 38 ग्राम ये है, तो ये भी कितना हो गया देखो इधर, ये भी हो गया 38 ग्राम, समझ गया ना। तो देखो 38 = 38, मतलब ये जो हम पढ़े थे वो सही है, ठीक है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, राइट। हालांकि डायरेक्ट दिखता नहीं है बट होता ज़रूर है, समझे। बताइए क्या ये लॉ आपको समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास बना पाए ना ही बर्बाद कर पाए, या इन ए फेज चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या लिक्विड से भी कुछ ले आइए फिर भी। इन अदर वर्ड द टोटल मास इन ए केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज रिमेन कांस्टेंट, समझ गए ना। एक्सेप्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसका हम चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या बोल दे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हो गया, ये कॉपी कर लिए सब लोग, 1 मिनट से लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे।
कॉपी हो जाएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। माही लिख लिए क्या? यस सर। चलिए ठीक है, हो गया बालक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक में? चलिए देखिए नेक्स्ट है, चलिए देख लिखिए तो पहला ये डेफिनेशन, अ कंपाउंड कैन बी obtained from different sources but ratio of mass of its elements remains same। ये भी आप पढ़े थे क्लास 10 में, 10 में 9 में था ना। and it does not depend on method of preparation। प्रिपरेशन, चलो इसको लिखिए तो, हो गया क्या? कॉपी यहाँ तक की है, अब समझाते हैं। लिखिए यहाँ तक, लिखिए जल्दी से। हेलो सर। सर एक और बार टॉपिक समझा दीजिएगा, उधर को तबीयत खराब हो गया, बेहोश हो गई थी। अच्छा बता देते हैं, लिखिए पहले, कॉपी कीजिए। कहाँ तक लिखे थे? ये टॉपिक लिख लिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिख लिए हैं, खाली ये समझे नहीं है ना, वही ना? हाँ। अभी अब समझाए नहीं है, बस लिखवाए हैं। चलिए सुनिएगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखे थे ना, ये 38 ग्राम बराबर 38 ग्राम। हेलो, चलिए देखिए इधर देखिए, अब समझाते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देख लीजिएगा। अब आपके सामने मान लीजिए पानी है, ठीक है ना, पानी हम ले लिए, पानी हम ले लेते हैं कहीं से भी, पानी आपको नाला से उठाना है, जहाँ से उठाना है उठाइए, ठीक है ना। मान लीजिए समुद्र का पानी आप ले लिए, सी वाटर, नल का पानी ले लिए, टैप वाटर, मान लीजिए कि आप ले लिए नदी का पानी ले लिए, रिवर वाटर, ठीक है। आप मान लेते हैं गंगाजल ले लिए, समझ गया ना, गंगाजल, ठीक है। हर जगह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, देखो हाइड्रोजन का मास कितना बोलो, 2, अरे है ना, 1 × 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास 16, तो रेशियो क्या आएगा, 1:8। चाहे आप पानी समुद्र से उठाइए, नल से उठाइए, नाला से उठाइए, गंगाजल उठाइए, नदी से लाइए, हर जगह 1:8 का रेशियो होगा, समझे। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, CO है, कार्बन CO2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, यही बुक में दिया रहता है। क्या हो गया, रेशियो क्या आया बोलो, 3:8, मतलब 3:8 के रेशियो में रहेगा, समझ गया ना। कितना के रेशियो में रहेगा बताइए, 3:8 के रेशियो में CO2 हमेशा रहेगा। पानी कितना में रहेगा, 1:8 के रेशियो में रहेगा, समझ गया ना। तो वही है एक का।
अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, कहीं से भी ऑब्टेन कीजिए, बट रेशियो ऑफ मास ऑफ इट्स एलिमेंट रिमेन सेम, लेकिन उसके एलिमेंट के मास का रेशियो क्या रहेगा बताओ, सेम रहेगा। रेशियो ऑफ मास ऑफ इट्स एलिमेंट रिमेन सेम एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप बना रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए, ये होमवर्क है। ठीक है।